हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूव दिस फियर वी नीड टू इंक्रीज आवर एफर्ट्स। दोस्तों, इसी एफर्ट्स की कड़ी में फ़िलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ज्योग्राफी रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। और अब ये सेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये सेकेंड लास्ट सेशन है आपका। आज हम लोग मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा, ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 से आप स्टार्ट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन और मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और तीनों में ही मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया, जिस कारण से मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रीलिम्स में अन्य लोगों की सहायता करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स: मैंगनीज, निकेल, क्रोमाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, माइका। इनमें से कौन से मिनरल्स जो हैं वो मेटालिक नेचर के हैं? दोस्तों, फिलहाल तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आपका काम ये करना है कि आपको मिनरल्स के कैटेगराइजेशन को अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे मेटालिक, नॉन मेटालिक। फिर मेटालिक के अंदर अब दो टेबल बनाएंगे, फेरस और नॉन फेरस। देखिए, क्या पता क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे टॉपिक से। ठीक है, और चलिए, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो मेटालिक नेचर के हैं दोस्तों। तो देखिए, जो डोलोमाइट है ये एक टाइप का कार्बोनेट और है। ठीक है, तो ये नॉन मेटालिक नेचर का है। ठीक है, इसके अलावा जो माइका है ये भी आपका नॉन मेटालिक नेचर का है। ठीक है, बाकी सभी से देख लीजिए। मैंगनीज से आपको क्या मिलेगा? मैंगनीज तो खुद ही ये है, मेटल है। निकल भी मेटल है। क्रोमाइट से क्रोमियम मिलेगा आपको। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलेगा। तो 1 2 3 5 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों में से किसी किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर क्रोमाइट में तो ये सॉरी डोलोमाइट में तो ये भी पाया जाता है। डोलोमाइट में पाया जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, दोनों पाया जाता है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम तो मेटल्स हैं। देखिए, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, इनका कार्बोनेट का एक मिक्सचर होता है वो पाया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डोलोमाइट में मेटालिक प्रॉपर्टीज है? जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसी मिनरल में, जैसे होना चाहिए लस्टर। ठीक है, और क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी। ठीक है, और होना चाहिए मेलिएबिलिटी। तो आप ऐसे देखिए, जो चूना होता है, चूना, उसमें क्या ये कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी ये सब होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए इसको भी हटाया गया है। इसको भी हटाया गया, तो 1 2 3 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमोनाइट, सीडीराइट, लोडस्टोन समटाइम्स मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग इन इंडिया आर इंफीरियर ओर्स ऑफ। देखिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। सीडीराइट जैसे एक होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, और सीडीराइट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आयरन ओर के दोस्तों। ठीक है, तो इन्फीरियर ओर हो, सुपीरियर ओर हो, दैट इज अनदर थिंग। बट अब हो गया आपका सीडी राइट, चूंकि आपको पता है कि ये आयरन ओर है और ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। लोड स्टोन भी आपका आयरन ओर है। ठीक है, सीडी राइट, लिमोनाइट, ये तीनों ही आपका क्या है? आयरन ओर्स है। तो 2 का सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, यहाँ पर जो हेमेटाइट है वो बेस्ट ओर होता है, यहाँ 70-75% कंसनट्रेशन होता है। ठीक है, और जो मैग्नेटाइट है उसमें 60-70% आयरन ओर होता है। उसके बाद है आपका लिमोनाइट जिसमें 40-60% आयरन ओर होता है। उसके बाद आपका सीडी राइट है। सीडी राइट में लेस देन 40% आयरन ओर होता है। तो ये आप समझ लीजिए, मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सीडी राइट, और बाकी लोड स्टोन वगैरह ये सब हो गए आपके।
दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड नेचुरली इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। दोस्तों ओडिशा जो है वो है मिनरल्स के मामले में ये काफ़ी रिच स्टेट है। तो यहाँ पर कौन कौन सा और पाया जाता है अगर ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका बॉक्साइट का लार्जेस्ट ओर है, ठीक है, आयरन ओर का लार्जेस्ट ओर है, मैग्नीशियम का भी लार्जेस्ट ओर है। मतलब समझ लीजिए कि बॉक्साइट का लार्जेस्ट ओर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। आयरन ओर का लार्जेस्ट ओर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। क्रोमियम का लार्जेस्ट ओर कहाँ पर है, उड़ीसा का है। और मैग्नीज भी यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये सेकेंड या थर्ड नंबर पर होगा, ठीक है। बट ऑल ऑफ द एबव आर फाउंड इन उड़ीसा। उड़ीसा में जैसे आपका है क्या, कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट, संबलपुर, तो ये सारे, फिर मयूरभंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स बहुत फेमस है मिनरल्स के लिए। एक एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखिए कि आपका ये उड़ीसा जो है वो बहुत फेमस है मिनरल्स के लिए। और ये सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 3 का डी इज़ द राइट आंसर। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है और तब आपको ये MCQs लगाना चाहिए। देखिए यहाँ डायमंड्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो डायमंड्स फील्ड एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट इन इंडिया। तो ये बात सही है कि डायमंड की जो फील्ड है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। एक तो MP में है, मध्य प्रदेश में जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डायमंड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके आंध्रा उड़ीसा में भी डायमंड पाए गए हैं। आंध्रा उड़ीसा इन सब जगह पे भी डायमंड पाए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ का जो वो नक्सलाइट प्रोन एरिया है आपका बस्तर, वहाँ पर भी आपका डायमंड पाया गया है। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट है। फिर देखिए कमर्शियल डायमंड माइनिंग इज डन इन मोर देन वन स्टेट इन इंडिया। देखिए कमर्शियल डायमंड माइनिंग सिर्फ एक ही जगह होता है, वो है MP में, ठीक है। फिर देखिए ये दूसरा गलत है। टिल रिसेंटली द डायमंड कटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ अनकट डायमंड्स बट इंडिया हैज़ नाउ बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ये टोटली गलत है दोस्तों। जो डायमंड प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो मेनली इम्पोर्टेड डायमंड के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। तो आइए स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंटायर डायमंड इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड डायमंड। यहाँ डायमंड इंपोर्ट किया जाता है, गुजरात वगैरह में उसकी कटिंग की जाती है, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो 4th का A इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मोनाजाइट। मोनाजाइट के बारे में अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक बीच सैंड है और ये एक मिनरल है जो कि जिसमें थोरियम पाया जाता है। थोरियम के साथ साथ यूरेनियम वगैरह भी थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये मोनाजाइट इंडिया में इतनी मात्रा में पाया जाता है कि इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन इंडिया मोनाजाइट इज फाउंड इन बीच सैंड ओनली। देखिए ये गलत है, ठीक है। इंडिया में मोनाजाइट जो है वो बीच सैंड में पाया जाता है और रिवर की जो सैंड होती है वहाँ पे भी पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। ये प्लेसर डिपॉजिट्स होती हैं, बीच सैंड और रिवर सैंड, ठीक है। तो ये दोनों ही जगहों पर पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए इन इंडिया मोनाजाइट इज एक्सप्लॉइटेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ्स एंड थोरियम। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसमें मोनाजाइट में थोरियम भी होता है और इसके अलावा और भी कुछ रेयर अर्थ मटेरियल जो हो वो होते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं, एक पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उसमें जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है वो सब जनरली रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर देखिए तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश है मल्टीपल डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट, क्योंकि ये देखिए ना कोस्टल बेल्ट है, ठीक है। और मैंने आपको बोला क्या कि मेनली ये बीच सैंड में पाया जाता है बट रिवर की सैंड में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोस्टल एरिया है ही है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उड़ीसा हैज़ नो मोनाजाइट डिपॉजिट्स।
देखिए ये गलत है आपका स्टेटमेंट, क्योंकि क्या है, उड़ीसा में भी कोस्टल एरिया है, वहाँ पे भी क्यों नहीं पाई जाएगी। इंटायर जो कोस्टल बेल्ट है इंडिया का, ये पूरा, इसमें तो आपको मोनाजाइट थोड़ा बहुत पाई जाएगी ही। तो फोर्थ आपका हो गया इनकरेक्ट। फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कडप्पा इज नोन फॉर इट्स लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। देखिए, कडप्पा टाइप रॉक्स कहाँ मिल रहे हैं आपके, आंध्रा में, ठीक है। वैसे झारखंड में भी है, ठीक है, और झारखंड में इसी कारण लाइमस्टोन भी खूब सारा पाया जाता है, ठीक है। और इज नोन फॉर इट्स लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, तो ये स्टेटमेंट आपका टोटली दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। और इसी से आपको ये पता लगा ना कि सबसे ज़्यादा जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स है वो कहाँ पर है। लाइमस्टोन डिपॉजिट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए, द सुवर्ण रेखा रिवर इज नोन फॉर इट्स गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही बात है, सुवर्ण रेखा रिवर मेरे झारखंड में ही है, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम देखिए सुवर्ण यानी स्वर्ण, गोल्ड ऐसा इसके नाम में ही है, और ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके जो प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, वो रिवर और बीच के सैंड में होती हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, उस इसके प्लेसर डिपॉजिट्स में आपको गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। थर्ड देखिए, द माइकल रेंज इज नोन फॉर इट्स बॉक्साइट डिपॉजिट्स। माइकल रेंज है आपका एमपी में, ठीक है। और यहाँ पर पाया जाता है बहुत सारे मिनरल्स वैसे तो पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से बॉक्साइट भी एक है, ठीक है। बॉक्साइट के अलावा आपका डोलोमाइट पाया जाता है, फिर सैंडस्टोन, मार्बल, ये सब भी पाया जाता है, कोल भी पाया जाता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ लिग्नाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया अकर इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो देखिए, अगर आपको ये पता होगा कि जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो कोल है वो है बिटूमिनस टाइप का, तो ये पता चल गया कि लिग्नाइट तो यहाँ पाया नहीं जाएगा। लिग्नाइट और पीट ये सब आपका पाया जाता है मेनली साउथ इंडिया में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया इनकरेक्ट। फिर देखिए दूसरा, देखिए देर इज नो ट्रेस ऑफ एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। एंथ्रासाइट हमेशा याद रखिए कि एंथ्रासाइट वैसे तो इंडिया में ना के बराबर है, बट ये जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसमें ये एंथ्रासाइट पाया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर देखिए, पीट डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको क्या पता, जो लो यील्डिंग कोल है जैसे कि लिग्नाइट एंड पीट वो साउथ इंडिया में आपके पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि लिग्नाइट एंड पीट आपके साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। जो बेस्ट कोल है यानी एंथ्रासाइट वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। जो सेकंड बेस्ट कोल है बिटूमिनस वो पाया जाता है आपका छोटा नागपुर में। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह में बिटूमिनस नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि साउथ इंडिया में तो लिग्नाइट या पीट पाया जाए तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो इसको ऐसे ही याद करके रखा है। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। फिर देखिए, द गोंडवाना कोल हैज ट्रेसेस ऑफ सल्फर बट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ मॉइस्चर। देखिए ये पार्ट आपका जो है कि इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ मॉइस्चर, दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली रॉन्ग दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इंडिया के सारे जो कोल वेराइटीज हैं उसमें आपका मॉइस्चर थोड़ा बहुत पाया जाता ही है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। और ट्रेसेस ऑफ सल्फर भी नहीं, थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में सल्फर भी मिलता है, ठीक है। तो फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 ओनली, ठीक है।
ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इवन दो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री ऑफ मॉइस्चर, बट इट हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कम्प्लीटली फ्री कहना जो है ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। माइंस में उतने दिनों तक वो रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो हो ही सकता है। एनीवे, सेवेंथ का ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नॉट फाउंड प्रोस्पेक्टिव सेल गैस रिजर्व्स इन इंडिया। तो दोस्तों जो सेल गैस रिजर्व्स हैं इंडिया में 6 ही जगह पाए जाते हैं। मतलब देखिए उनको चेक किया गया है, प्रोस्पेक्ट चेक किया गया है कि कहाँ कहाँ पाया जा सकते हैं, अभी निकाला नहीं गया, एक्सप्लोटेशन नहीं हुआ है। इसमें से सबसे पहला है कैम्बे बेसिन, ठीक है। फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, फिर है आपका आसाम, वो अराकन योमा वाला एरिया, ठीक है, जो आसाम और उधर उधर का है, ठीक है। फिर कावेरी बेसिन, फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, और इसके अलावा गोंडवाना, ये 6 जगह है। तो आप देखिए इसमें से गैंगेटिक बेसिन कवर्ड है, अराकन योमा वाला एरिया वो भी कवर्ड है, कावेरी बेसिन कवर्ड है, बॉम्बे हाई में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको नहीं पाया। तो ये प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए, ये याद कर लीजिए, 4-5 बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम फिर रिवीजन करिएगा अगर इस वीडियो से, तो फिर 4-5 बार इसको देख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि 6 ही जगह मिनिस्ट्री ने इसको प्रोस्पेक्ट्स खोजा है विथ रिस्पेक्ट टू शेल गैस, ठीक है। कैम्बे बेसिन, केजी बेसिन, अराकन योमा, कावेरी, इंडो गंगेटिक प्लेन और गोंडवाना। तो 8th का डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द एबव कैटेगरीज ऑफ फीड स्टॉक कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अंडर द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है दोस्तों, कि जैसे पेट्रोल होता है तो पेट्रोल में हम लोग को इथेनॉल मिक्स करके अब बेचना है, ताकि हम लोग का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो थोड़ा थोड़ा घट जाए। अब देखिए ये बात तो सही है, चलिए हम लोग को एक काम करना है। तो पहले टारगेट था 10% का, और फिर 20% का टारगेट था 2030 तक। तो 10% वाला टारगेट क्या हो ना बहुत जल्दी फुलफिल हो गया, तो फिर 20% वाले टारगेट को आगे बढ़ा दिया गया है, 2030 से कर दिया है 2050 तक। तो इस रिस्पेक्ट में जो है इथेनॉल हम लोग को खूब सारा प्रोड्यूस करना है। तो उसमें से है इथेनॉल हम लोग को कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस करने की बात मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी ने इजाज़त दे दी है, ठीक है। तो उसमें से बी हैवी मोलासेस है, हाँ बिल्कुल बी हैवी मोलासेस से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बी हैवी और सी हैवी मोलासेस क्या होता है, जब शुगर केन को क्रश करते हैं और उसका प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले मिलता है मतलब पहले बी हैवी मोलासेस मिलता है, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर सी हैवी मोलासेस मिलता है, उसमें शुगर कंटेंट कम होता है। तो बी हैवी से ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस होगा बेसिकली, और सी हैवी से थोड़ा कम अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट हाँ दोनों से ही अल्कोहल प्रोड्यूस किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी के अकॉर्डिंग। फिर देखिए सरप्लस राइस जो है एफसीआई के पास, उससे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो डैमेज्ड फूड ग्रेन है उनसे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। शुगर केन जूस से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, और मेज से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। यानी इन सारे मटेरियल से जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत इथेनॉल बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए अलाउ सभी है मिनिस्ट्री। अब आप बोलेंगे कि तो सारा का सारा मेज अगर जो है ये हो गया तो ख़त्म हो गया, तो गायों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा। तो देखिए इसी के लिए क्या करती है मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी जो है, पर लीटर जो इथेनॉल खरीदेगी उसका प्राइस कांस्टेंट नहीं है। अगर मिनिस्ट्री चाहती है कि शुगर केन जूस से कम इथेनॉल बनाया जाए, तो वो शुगर केन जूस से जो इथेनॉल बनेगा उसकी प्राइस रखेगी 20 रुपये। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी चाहती है कि सी हैवी मोलासेस से ज़्यादा इथेनॉल बनाया जाए, तो वो इसकी प्राइस रखेगी 60 रुपीज़ पर लीटर। तो ज़्यादातर लोग फिर क्या करेंगे ना, ये वाला काम नहीं करेंगे, ये वाला काम करेंगे। तो ये हर ईयर में क्या करती है मतलब हर साल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ये हर एक सोर्स से किस सोर्स से बना हुआ है इथेनॉल, उसके आधार पर उसका प्राइस तय करती है।
ताकि ऐसा ना हो कि सारा का सारा मेज लोग जो है वो डाइवर्ट कर दें इथेनॉल प्रोडक्शन में, या सारा का सारा शुगर केन इथेनॉल प्रोडक्शन में ये कर दें, डाइवर्ट कर दें। ठीक है, तो इसीलिए नाइन्थ का डी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए सभी की प्राइसेस अलग अलग है। सी हैवी से 45 रुपीज़, बी हैवी से 57, शुगर केन जूस से। तो यानी अब अगर गवर्नमेंट को चाहिए होगा कि शुगर केन जूस से ना प्रोड्यूस करके सी हैवी से प्रोड्यूस करे, तो इसका प्राइस वो घटा देगी, 40 रुपीज़ कर देगी और इसका प्राइस बढ़ा देगी। तो ये सारा काम जो है मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज्ड एट फूड लूज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फूड लूज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं दोस्तों? फूड लूज इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जिसको किसी भी लोकेशन पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, और कहीं पर भी उसको इस्टेब्लिश करो, लेकिन उसके प्रोडक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो रिसोर्सेस वगैरह चाहिए होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के चाहिए होते हैं। ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, ना ही नेचुरल उसके जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी ज़्यादा ये नहीं लगता है, खर्च नहीं लगता है, और उनके फिनिश प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। ठीक है, तो मेनली मेनली आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला है कि मोबाइल एंड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये बिल्कुल आपका फूड लूज इंडस्ट्री होगा, क्योंकि क्या है, आप इसका जो रॉ मटेरियल्स है जैसे चिप्स है सब कुछ मंगा लीजिए, और जहाँ पर भी असेंबली करें, जहाँ पर भी आपको असेंबली करनी है आप वहाँ पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप असेंबली करें इसको। ठीक है, उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए डायमंड कटिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल डायमंड कटिंग कहीं पर भी कर लीजिए। ठीक है, आपको उससे कोई ये नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर देखिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, दोस्तों इसके लिए आपको क्या लगता है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगानी होगी। ठीक है, तो ये तो आपको करना होगा काम। ठीक है, फिर देखिए फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत बड़े बड़े आपको पाइपलाइंस मंगाने होंगे। ठीक है, अब ये आप लोकेशन स्पेसिफिक हो जाएगा, जहाँ पर नेचुरल गैसेस इजीली अवेलेबल है वहीं पर आप इसको लगा सकते हैं। उस तरह से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में जहाँ बॉक्साइट पाया जाता है वहाँ पर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 और 4 तो इसका नहीं होगा। बचा फिफ्थ क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इंडिया के हिसाब से देखिए तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, यहाँ पर मेनली होता है असेंबलिंग ही होता है। तो इवन दो इसमें थोड़ा सा आपको अपरेटस मशीनरी वगैरह की ज़रूरत है, बट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री की तुलना में आपको थोड़ा कम ही मशीनरी वगैरह की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिफ्थ आपका हो गया करेक्ट, और ऐसे भी 3 3 के ही करेक्ट हमारे पास पेयर्स हैं, तो 1 to 5 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आपका फूड लूज इंडस्ट्री ही है, क्योंकि क्या होता है पार्ट्स जो है उसको इंपोर्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर उसकी सिर्फ असेंबली की जाती है। तो असेंबली तो कहीं पर भी किया जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी गुजरात में ही करना है, राजस्थान में भी किया जा सकता है, झारखंड में भी किया जा सकता है। ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इंडस्ट्री पर। आई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए विथ रिस्पेक्ट टू शुगर इंडस्ट्री। तो while sugar mills are generally located close to sugar cane growing areas, sugar refineries can be set up at relatively distant locations। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज एक्चुअली करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए जो शुगर मिल्स है वो शुगर से शुगर सिरप निकालने का काम करती हैं, और जब शुगर केन कट गया, ठीक है, तो इसको जितनी दूर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे उतना ये ड्राई होता जाएगा। ठीक है, और अपना शुगर सिरप इसकी मात्रा इसमें से कम होती जाएगी। लेकिन एक बार शुगर सिरप निकल गया तो उसकी रिफाइनिंग कहीं पर भी हो सकती है। तो जो शुगर रिफाइनरीज है वो थोड़ा दूर में भी सेटअप किया जा सकता है, लेकिन शुगर मिल्स एकदम पास में सेटअप करना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, शुगर मिल्स का एक मैंडेट भी है कि उसको एक फिक्स रेडियस के अंदर के सारे किसानों को से शुगर केन उनको खरीदना ही है। ठीक है, और शुगर केन फार्मर्स को भी ये एश्योरेंस दिया गया है कि आपको इतने रेडियस के अंदर में आपको अपना शुगर केन बेचने का जगह मिल जाएगा, यानी शुगर मिल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए नंबर 1 स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सेकंड देखिए, इन इंडिया द प्राइसिंग ऑफ शुगर केन इज गवर्न्ड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर इशूड अंडर द एसेंशियल
कमोडिटीज एक्ट 1955। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के का ये एक ऑर्डर है शुगर केन, ठीक है, और इससे ही इसकी प्राइसिंग जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। शुगर केन से रिलेटेड दोस्तों देखिए, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। एक CSCP होता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यही आपका MSP भी सजेस्ट करता है, और यही सजेस्ट करता है आपका FRP, ठीक है। ये FRP सजेस्ट करता है, और इसको बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ठीक है। और ये घोषित किया जाता है अंडर दिस एक्ट, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो इसको देख लीजिए, इशूड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसको प्राइस इसका डिक्लेयर किया जाता है। ये हुआ सेंटर के द्वारा FRP। इसके अलावा जो स्टेट होती है वो शुगर केन फार्मर्स को और खुश करने के लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस भी जारी करती है, जो कि FRP से थोड़ा हाई रहता है जनरली, ठीक है। तो एनीवे सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, D इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज एज सनराइज इंडस्ट्रीज। देखिए सनराइज का मतलब उगता सूरज, ठीक है, जहाँ आपको खूब सारा पोटेंशियल देखने को मिले, ठीक है, जहाँ आपको लगे कि इसका अच्छा भविष्य है, ठीक है। तो देखिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका भविष्य है, बिल्कुल है। ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री, इसका भी है। जीनोम सीक्वेंसिंग, इसका भी बहुत आपको फ्यूचर दिखाई देगा। थर्मल पावर प्लांट्स, दोस्तों इवन दो थर्मल पावर प्लांट्स आज के डेट में इनकी बहुत अच्छी हैसियत है, बट आपको पता है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और उस तरीके की डिस्कशन हो रही है, थर्मल पावर प्लांट्स आगे का भविष्य नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे कंट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट को घटा रहे हैं। तो ये सनराइज इंडस्ट्री नहीं है, ये हो गया सनसेट इंडस्ट्री, ये हो गया डूबता सूरज। फिर 5G मोबाइल नेटवर्क, ये बिल्कुल है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जैसे पैरासूट बनाने वाला कपड़ा, तो इन सब का भी आपका अच्छा खासा इसमें फ्यूचर है, भविष्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 5 6 एक्सेप्ट फॉर ऑल आर सनराइज इंडस्ट्रीज। सनराइज इंडस्ट्रीज इसको वैसी इंडस्ट्री को बोलते हैं जिसमें आपको बूम, मतलब रैपिड बूम का आपको एक्सपेक्टेशन रखता है। बूम जिसको बोलते हैं ना, कि मतलब एक होता है कि एग्रीकल्चर जैसे 4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और एक ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कि डिजिटल पेमेंट, ये हर साल 60 to 70% इसमें ग्रोथ रेट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या बोलेंगे? सनराइज इंडस्ट्रीज बोलेंगे, ठीक है, जिसमें खूब सारा पोटेंशियल हो। तो 12th का C इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए, ये सब आपका सनराइज इंडस्ट्रीज है। ग्रीन मोबिलिटी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, 5G मोबाइल नेटवर्क, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, स्पेस टूरिज्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये सब जो है आपका हो गया सनराइज इंडस्ट्रीज। देखिए, दिस पाइपलाइन रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, MP एंड UP. It has been constructed by the Gas Authority of India Limited and is 50 किलोमीटर लॉन्ग. It connects the Bombay High with Northern India. देखिए, this is taken from NCERT और इस पाइपलाइन का नाम है HVJ पाइपलाइन। कभी कोई HVJ भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको बीजापुर पढ़िए या फिर विजयपुर पढ़िए, ठीक है। तो 13th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हजीरा, बीजापुर एंड जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसमें से हजीरा आपका गुजरात में है, ठीक है। ये आपका कनेक्ट करता है गुजरात को उत्तर प्रदेश से, HVJ पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। द रेलवे शेयर इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सरफेस फ्राइट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड सिंस इंडिपेंडेंस। ये बात सही है कि पहले जैसे जितना ट्रांसपोर्ट रेलवे के थ्रू होता था वो धीरे धीरे घटते जा रहा है और इसका जगह ले लिया है ट्रक्स में। तो 4th का स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। सेकेंड देखिए,
रेल ट्रांसपोर्टेशन इज मोर एनर्जी इफिशिएंट देन रोड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर आप बोलेंगे कि रेल ट्रांसपोर्टेशन जब ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट है तो रोड से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि रोड्स जो है वो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो रेलवे के साथ प्रॉब्लम है कि वो स्टेशन टू स्टेशन प्रोवाइड करेंगे, बट कोई जरूरी नहीं कि उसी स्टेशन तक ही जाना हो। ठीक है, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं रोरो सर्विस, रोल ऑन रोल ऑफ। जिसमें क्या होता है, जो ट्रक्स होती हैं, ट्रक्स पे सारा सामान लाद करके ट्रक्स को ही ट्रेन के ऊपर लाद दिया जाता है, ट्रेन की बोगी में उसको लाद दिया जाता है। फिर ट्रेन चलती रहती है, स्टेशन तक पहुंचती है, स्टेशन पर ट्रक उसके नीचे से उस पे से उतरती है और फिर जहाँ जाना रहता है वहाँ आसपास वहाँ पहुँच जाती है। तो इसी को बोलते हैं रोरो सर्विस। और ये रोरो जो है ये ट्रेन में भी अवेलेबल है और ये ऐसा ही शिप्स में भी अवेलेबल होता है। क्योंकि शिप में एक बार उतारो, फिर शिप जहाँ पहुँचे डॉक करे, वहाँ से उस शिप में एक बार सामान चढ़ाओ, फिर शिप जहाँ डॉक करे वहाँ पर सामान उतारो, फिर उसको ट्रक पर ला दो। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपको लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और अदरवाइज क्या है कि शिप पर एक बार ट्रक पर एक बार सामान ला दो, ट्रक को सीधे शिप पर ला दो और शिप जहाँ गई वहाँ पर ट्रक उतरा और फिर सीधे फैक्ट्री तक वो पहुँच जाएगा दोस्तों। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, तो रोरो सर्विस आर प्रोवाइडेड वाया रेलवे ओनली, गलत। रोरो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड वाया शिप्स एज वेल। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, विथ रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कॉटन इंडस्ट्री के रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को देखिए। आफ्टर द पार्टीशन द मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेंट टू पाकिस्तान, ओनली 29% लेफ्ट विथ इंडिया। दिस इज एक्चुअली, देखिए दोस्तों वैसे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, जो मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के पास नहीं गया था। मेजर टेक्सटाइल जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वो पाकिस्तान के पास चले गए थे। इंडिया के पास बस 30% के आसपास जो है कॉटन ग्रोइंग एरियाज बचा था। 30% के आसपास ही बस कॉटन ग्रोइंग एरियाज बचा था। तो पहला को अभी रहने देते हैं, इस पर डिसीजन नहीं लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। एट प्रेजेंट द हैंडलूम्स ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर प्रोड्यूसेस मोर देन द पावरलूम सेक्टर। The handlooms on the decentralized sector produces more than the powerloom sector। देखिए ये तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है। हैंडलूम सेक्टर से में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पावरलूम सेक्टर से, ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब इवन दो यू माइट नॉट नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज डेटा, ठीक है, बट यू कैन सेफली से कि ज़्यादातर जो कॉटन ये जो प्रोडक्शन जो हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम पावरलूम सेक्टर, नॉट फ्रॉम हैंडलूम सेक्टर। ठीक है, तो सेकेंड इज एक्चुअली इनकरेक्ट। फिर थर्ड देखिए, द स्वदेशी मूवमेंट गेव अ मेजर इम्पीटस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्वदेशी का तो बात ही यही था कि भाई जो बाहर की जो टेक्सटाइल्स हैं उनको बॉयकॉट करो, और फिर यही स्वदेशी धीरे धीरे इसको अपना लिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो हाँ सही बात है, स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत जो है प्रेरणा दी थी, बढ़ाने में बहुत हेल्प किया था। तो थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ऐसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट भी है इनकरेक्ट, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। 15th का सी विल बी द राइट आंसर। बट ये बात ध्यान रखिए, मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेंट टू पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, मेजर टेक्सटाइल ग्रोइंग एरिया वो चला गया था पाकिस्तान, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी वो इंडिया में ही थी। इंडस्ट्री थी आपकी मेनली मुंबई में, तो वो तो मुंबई तो इंडिया के पास ही रह गया। जो मेजर टेक्सटाइल ग्रोइंग एरिया था वो पाकिस्तान को चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर पर मत जाइए क्या है, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है 3 ओनली, वो ऑप्शन में है नहीं। तो ठीक है, होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बोल रहा है गुड क्वालिटी कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैड गॉटन टू पाकिस्तान। ठीक है, एंड इंडिया वाज लेफ्ट विथ 409 मिल्स। देखिए 423 मिल्स थे जिसमें से 409 मिल्स इंडिया के पास रह गया। एंड
ओनली 29% ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया के पास था, यानी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के पास चला गया और कॉटन मिल्स रह गए इंडिया में। तो इससे दोनों ही कंट्रीज का लॉस हुआ दोस्तों। तो यही होता है, जब बंटवारा होता है तो सभी का नुकसान होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे ट्रेन के विषय में बात किया जा रहा लग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज 1 मीटर इज नोन एज ब्रॉड गेज। अच्छा, फिर डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 0.6762 मीटर इज नोन एज नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज इज कन्फाइंड टू हिली एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। मैं आपको बता दूं, 3 टाइप के गेज होते हैं। एक होता है मीटर गेज। मीटर गेज के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पटरियों के बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर होता है। और यहाँ क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज 1 मीटर इन इन ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज में नहीं, ब्रॉड गेज का जो विड्थ होगा वो 1 मीटर से ज़्यादा होगा, और जो नैरो गेज का विड्थ होगा उसका विड्थ 1 मीटर से कम होगा। ठीक है, तो मीटर गेज का विड्थ हो गया 1 मीटर, ब्रॉड गेज का विड्थ 1 मीटर से ज़्यादा, नैरो गेज का विड्थ 1 मीटर से कम। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया आपका इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, यहाँ नैरो गेज बोल रहा है और इसकी विड्थ है 1 मीटर से कम, तो सेकेंड इज करेक्ट। और नैरो गेज जो है इंडिया में जनरली सिर्फ हिली एरियाज में ही पाई जाती है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो 16th का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। जो दार्जिलिंग वगैरह के जो एरियाज हैं वहां पर आपको नैरो गेज मिलता है दोस्तों। 16th का बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वाटर वे ट्रांसपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजिंग रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स एंड क्रीक्स। देखिए जनरली यहाँ पर 2 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं और ऐसे डेटा पॉइंट्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कि ये सही है कि गलत है ये बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये जो डेटा पॉइंट है ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी एनसीईआरटी में ही आपको ये, अगर आप सारी एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6 से 12 तक की, तो आपको ये 2 से 3 बार वहीं देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर कोई भी लेक्चर से सुनेंगे तो आपको मिलेगा 14,500, 14,500 प्लस आपको ये भी मिलेगा। लेकिन 14,500 मीटर नेविगेबल वाटर है इंडिया के पास, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बहुत एकदम नेग्लिजिबल है। ये बात भी लिखी गई है, तो नेग्लिजिबल 1% नेग्लिजिबल ही होता है। तो इस आधार पर आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड 70% बाई वैल्यू मूव्स थ्रू ओशियन रोड्स। ये भी बिल्कुल सही है। जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे डायमंड वगैरह, उनको इससे नहीं भेजा जाता है, शिप से नहीं भेजा जाता है, उनको भेज दिया जाता है बाई एयर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो शिप से जाता है 95% तक, लेकिन थोड़ा कम ही वैल्यू का प्रोडक्ट जाता है शिप से। ठीक है, तो वैल्यू में 70% ही जाता है थ्रू ओशन रूट्स। तो 17th का सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 17th का सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो पहला देखिए, सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइंस आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी। बिल्कुल सही बात है। आपका एक पाइपलाइन है जो कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जाती है और ये आयरन ओर को पहुंचा देती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये स्टेट में इसका नाम मुझे बताइएगा, एक्चुअली मैं इसका नाम ही भूल गया। उड़ीसा या छत्तीसगढ़ से ये आयरन ओर पहुंचाती है आंध्र प्रदेश में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया आपका करेक्ट कि हाँ, सॉलिड को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू पाइपलाइंस बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी। फिर देखिए, एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय OIL।
ऑयल इंडिया लिमिटेड फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड्स इन असम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। क्रॉस कंट्री का मतलब दो कंट्रीज को जोड़ने वाली नहीं होती, क्रॉस कंट्री का मतलब जो बहुत बड़ी पाइपलाइन होती है। और ये आपको पता है कि असम में वो ब्रिटिशर्स ने खोजा था ना, वो डिग बॉय, ठीक है, तो वहां पर ऑयल फील्ड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बिहार को भी डेवलप करना है, ठीक है, तो बिहार को डेवलप करना है तो रिफाइनरी उन लोगों ने बना दी बरौनी बिहार में, ठीक है। तो इसीलिए ये पाइपलाइन बनाई गई थी वहां से असम से बरौनी तक के लिए, ठीक है, ताकि ऑयल जो है वहां से यहाँ भेजा जा सके। तो ये इंडिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 18th में दोस्तों एक भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, चलिए। विद द रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इंडिया के मिनरल रिसोर्सेस के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स हम लोग देखते हैं कि कॉपर फाउंड इन ऑल थ्री काइंड्स ऑफ रॉक्स एंड ब्राउन एंड रेड कलर्ड कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। देखिए ऑल थ्री काइंड्स ऑफ रॉक्स कहने का मतलब ये है कि आपका मेटामॉर्फिक रॉक में भी पाया जाएगा, ठीक है, फिर ये आपका पाया जाएगा जो इग्नियस रॉक है उसमें भी पाया जाएगा, और आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में भी ये पाया जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, और जो रेड एंड ब्राउन कलर्ड कॉपर है इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देख लीजिए, कॉपर मिक्सड विथ जिंक अलॉय इज नोन एज ब्रॉन्ज एंड विथ टीन एज ब्रास। देखिए अगर आप में से किसी ने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि कॉपर प्लस टीन मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। और क्यों मैं बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये एक ब्रॉन्ज एज था, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। कॉपर प्लस तीन होता है ब्रॉन्ज, और कॉपर प्लस जिंक होता है ब्रास। याद रखिए कॉपर प्लस जिंक होता है ब्रास और कॉपर प्लस टीन होता है ब्रॉन्ज। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर ओर एंड मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि जो कॉपर का सबसे बड़ा ओर है, देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है, थर्ड देखिए राजस्थान हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर ओर, तो बिल्कुल सही। ये जो खेतरी माइंस है, ऐसे खेतरी के अलावा भी वहाँ पर कॉपर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कॉपर ओर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉपर का वो होता है एमपी में। तो जितने भी मेजर मिनरल्स हैं, इससे आपको ये पता चलता है, थर्ड तो करेक्ट हो गया, इससे आपको ये पता चलता है कि जितने भी मेजर मिनरल्स हैं उनका जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, टॉप 3 स्टेट प्रोडक्शन वाइज और टॉप 3 स्टेट्स रिजर्व वाइज, ये आपको बना ही लेना है और फिर उसको बहुत बार पढ़ के उसको याद भी कर लेना है। एनीवेज, तो 19th का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बॉक्साइट इज एन इग्नियस रॉक फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए पहली बात तो यह है कि बॉक्साइट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, यहीं पर आपका स्टेटमेंट हो गया गलत। बॉक्साइट इज नॉट एन इग्नियस रॉक, इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और बाकी बॉक्साइट बहुत जगह पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड देखिए, बॉक्साइट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम। गैलियम जब तक नहीं खोजा गया था तब तक पीरियोडिक टेबल में इसका एक दूसरा नाम था, अगर वो आप बता सकते हैं मुझे तो बताइए। जब तक गैलियम नहीं ढूंढ लिया गया था तब तक पीरियोडिक टेबल में गैलियम को कुछ और कहा जाता था, वो नाम आपको बताने का कोशिश करना है, ठीक है। अब थर्ड देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गोवा आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो
ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट के, वो है आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उसमें भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उड़ीसा है। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट है उड़ीसा, और बाकी झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है हम लोग को विद द रेफरेंस टू मेजर मिनरल। ठीक है, तो फेल्ड स्पार हैज लाइट कलर टू सैल्मन पिंक कलर यूज्ड इन सेरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है कि फेल्ड स्पार का जो कलर होता है वो लाइट पिंक टाइप का ही होता है। ठीक है, और इसका यूज होता है सिरामिक्स में और ग्लास मेकिंग में। ये जो रेत होती है ना आपकी सैंड, उसमें ही ये खूब मात्रा में पाया जाता है फेल्ड स्पार, और उसी को पिघला करके आपकी सिरामिक्स और ग्लास बनाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। और क्वार्ट्ज होता है एक इनसोल्यूबल मिनरल, ये ध्यान में रखिएगा, और ये सैंड और ग्रेनाइट का पार्ट बनाता है। देखिए, एक होता है मिनरल, एक होता है रॉक। तो एक रॉक में कई मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और इसी टाइप से आपको एक लिस्ट भी बना लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, मिनरल्स का और रॉक्स का। फिर आप ये भी बना लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स का एबेंडेंस कौन कौन से मिनरल्स का है। ठीक है, फिर मिनरल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, हालांकि वो भी बना सकते हैं। बाकी थर्ड स्टेटमेंट देखिए, माइका कंप्राइजेज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका एंड फॉर्म्स 20% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट, क्योंकि अर्थ क्रस्ट का ये बहुत ही नेग्लिजिबल पोर्शन कवर करता है। फर्स्ट सही था ना, फर्स्ट सही था, और सेकेंड आपका सही था। थर्ड देखिए, माइका जो है अर्थ क्रस्ट का नेग्लिजिबल पोर्शन, मतलब लगभग 3 to 4% ही कवर करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट। ठीक है, और माइका पाया जाता है आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक कंडीशंस में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये पाया जाता है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में आपको मैंने तो पता ही दिया था कि डोलोमाइट तो एक नॉन मेटालिक मिनरल्स है। ठीक है, जिंक तो खुद ही मेटल है, तो ये नॉन मेटालिक मिनरल क्यों होगा, ये तो नहीं होगा। अब देखिए, सॉल्ट भी क्या है, एक नॉन मेटालिक मिनरल है। ठीक है, सॉल्ट में आपको मेटालिक प्रॉपर्टीज तो नहीं देखने के लिए मिलते होंगे जहाँ तक आपको पता है। ठीक है, तो 1 और 2 एटॉमिक मिनरल देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली पाए जाते हैं यूरेनियम और थोरियम, ये सारा आपका होते हैं मेटालिक मिनरल्स के कैटेगरी में इसको माना जाता है। ठीक है, तो 1 and 3 इसका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 22। क्वेश्चन 23 देखते हैं दोस्तों, विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल। देखिए, फ्यूल सेल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली एक केमिकल है, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को अगर माचिस से जलाया जाए बहुत अच्छा जलेगा, बहुत तेजी से ये जल जाएगा। ठीक है, और ये जनरेट कर देगा हीट। फिर इस हीट को आप किसी इंजन में डालेंगे, उस इंजन से आप प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरली आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप फिर अब कोई भी काम करा सकते हैं। इस प्रोसेस की जो इफिशियंसी होती है, जैसे हाइड्रोजन के पास मान लो एनर्जी है 100 जूल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक आपको मिलेगी 30 जूल या 40 जूल, बस इतना ही मिलेगा। तो इफिशियंसी हो गई इसकी 30%। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है इसी का, फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल में क्या है कि इधर हाइड्रोजन डाल दिया, इधर कुछ मेम्ब्रेन लगा दिया, इधर O2 लगा दिया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन और O2 मिल करके बनाएंगे H2O, और इस प्रोसेस में ही इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराता है। ठीक है, इसी बोलते हैं फ्यूल सेल, और इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगी, 80 to 90% होगी।
ठीक है। और ये बिल्कुल बैटरी के जैसा होता है दोस्तों, जैसे बैटरी होता है ना हम लोग का, बैटरी के जैसा ही, एक साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब इसकी कार्ट्रिजेज जो होती है, जैसे प्रिंटर में हम लोग कैसे कार्ट्रिज डालते हैं, उस तरह से कार्ट्रिजेज इसमें भर दीजिए और फिर वो अपना काम शुरू कर देती है। तो 23 का आप देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइड्रोजन कैन बी यूज इन फ्यूल सेल्स टू जनरेट पावर यूजिंग ए कंबसन रेदर देन केमिकल रिएक्शन। देखिए मैंने आपको क्या बोला है, फ्यूल सेल में क्या होगा, कंबसन नहीं होगा, फ्यूल सेल में होगा केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो गया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, देखिए बहुत लोग क्या है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे बोलेंगे कंबसन भी तो एक केमिकल रिएक्शन है ठीक है। बट यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये जो टर्म्स यूज किए गए हैं वो जनरल पार्लेंस में जो यूज होते हैं वो टर्म यूज किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, फ्यूल सेल्स कैन सप्लाई कंबाइंड हीट एंड पावर टू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एट रिमोट लोकेशंस। बिल्कुल सही बात है, रिमोट लोकेशन पे पावर प्लांट नहीं है, ठीक है, तो वहां पर फ्यूल सेल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड देखिए, फ्यूल सेल्स कैन इंक्रीज इफिशियंसी एंड फैसिलिटेट फास्टर रिफ्यूलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है। अब इस बैटरी को तो आपको चार्ज करना होगा, ठीक है, मान लो 1 घंटे तो लग ही जाएंगे उतने बड़े बैटरी को चार्ज करने में। फ्यूल सेल्स के केस में क्या है, कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज निकाला, कार्ट्रिज लगा दिया, ठीक है। बस जैसे कि हम लोग वो प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिजेज ऐड करते हैं ना, उसी टाइप का इसमें सिस्टम रहेगा फ्यूल सेल्स में। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। तो 23 का राइट आंसर क्या हो गया, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको बहुत सारे रेलेवेंट मटेरियल्स मिलने वाले हैं। अगर आप इस MCQ सीरीज़ को ही फॉलो कर लें, ठीक है, इंटायर सीरीज को लगभग एक बार देख लें और एक बार रिवीजन कर लें एग्जाम से पहले तक। रिवीजन करने वाला टाइम में आप इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा। तो इतना श्योर है कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।